मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का टॉपिक है आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। प्रत्येक विषय के अध्ययन का आधार उसकी मूलभूत संकल्पनाएं होती हैं, जो उसकी विषय प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य, उद्देश्य आदि को परिलक्षित करती हैं। इसी तरह आर्थिक भूगोल की भी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जिसमें प्रथम है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। यह आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पना है। मानव की आर्थिक क्रियाएं उस वातावरण के द्वारा प्रभावित और निश्चित होती है जिसमें कि वह रहता है। ये आर्थिक क्रियाएं सामान्यतया आर्थिक भूदृश्य के रूप में दृष्टिगत होती हैं। आर्थिक भूदृश्य के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सभी आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार आदि समाहित है। किसी प्रदेश में किसी एक या अधिक आर्थिक क्रिया की प्रधानता पाई जाती है तो दूसरे प्रदेश में दूसरी आर्थिक क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे विश्व के अनेक क्षेत्र कृषि परिदृश्य से युक्त हैं तो अनेक क्षेत्रों में खनिजों के खनन की प्रधानता है। इन क्रियाओं के केंद्रीकरण से नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और आर्थिक स्वरूप विकसित होते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के द्वारा इन आर्थिक भूदृश्यों की उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक विकास की गति का पता लगाया जाता है। आर्थिक साधनों की उपलब्धि का मूल्यांकन कर उनका प्रादेशिक नियोजन द्वारा अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात संपूर्ण आर्थिक भूदृश्यों का समुचित विवेचन और विश्लेषण इसकी आधारभूत संकल्पना का मुख्य आधार है। दूसरा है आर्थिक भूदृश्य की गत्यात्मकता तथा निरंतर परिवर्तनशीलता। आर्थिक भूदृश्य स्थिर न होकर निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं और जैसे जैसे समय के साथ तकनीक और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है वैसे ही आर्थिक विकास के भूदृश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। आर्थिक भूदृश्यों का क्रमिक विकास का विवेचन और विश्लेषण आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तीसरा है आर्थिक भूदृश्य आर्थिक संरचना, प्रक्रिया और विकास का द्योतक है। आर्थिक भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया तथा अवस्था की देन है। संरचना के अंतर्गत संसाधनों के आधार की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें मानवीय और प्राकृतिक संसाधन दोनों ही सम्मिलित हैं। प्रक्रिया में भूमि और संसाधनों का प्रयोग सम्मिलित है तथा विकास की अवस्था में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सम्मिलित है। इसी से आर्थिक भूदृश्य का स्तर स्पष्ट होता है। चौथा है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति एवं स्थापन की संकल्पना। आर्थिक क्रिया पर उसकी अवस्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अर्थतंत्र के स्थानिक संगठन को प्रभावित करने वाले बाह्य और आंतरिक तत्वों में अवस्थिति महत्वपूर्ण है। जैसे किसी देश में लौह इस्पात उद्योग की विवेचना में उसकी स्थिति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसकी स्थिति को कच्चे माल, परिवहन, जल प्राप्ति, बाजार आदि के संदर्भ में भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। कारकों की उपयुक्तता के आधार पर ही उद्योगों का स्थानीकरण होता है, जिससे औद्योगिक, कृषि, खनन आदि क्षेत्र विकसित होते हैं। पांचवा है आर्थिक क्रियाओं का अन्य उपक्रमों से संबंध। आर्थिक क्रियाओं का कार्य कारण संबंध होता है। ये एक दूसरे से परस्पर अंतः संबंधित होती है। जैसे कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु, धरातल, मृदा, जल आदि आवश्यक होता है। भौतिक, सांस्कृतिक, मानवीय उपक्रम भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही अंतर प्रादेशिक संबंध भी आर्थिक क्रियाओं और उनके विकास और उन्नयन के लिए आवश्यक है और इन सभी की विवेचना आर्थिक भूगोल में की जाती है। छठा है आर्थिक प्रदेश की संकल्पना। आर्थिक प्रदेश से तात्पर्य समान आर्थिक क्रियाओं वाले प्रदेशों से लिया जाता है। इनका निर्धारण उनके विकास के स्तर के आधार पर विकसित, विकासशील और अविकसित क्षेत्रों के रूप में किया गया है। आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण से आर्थिक प्रादेशिकरण स्पष्ट होता है, जो कि प्रादेशिक नियोजन के आधार को प्रस्तुत करता है। सातवां है क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना। आर्थिक प्रदेशों में कार्यात्मक संगठन पाया जाता है, जिससे कि आर्थिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समरूपी और संकेंद्रीय। समरूपीय आर्थिक प्रदेश में किसी विशेष प्रकार की आर्थिक क्रिया की प्रधानता होती है, जबकि संकेंद्रीय में किसी एक केंद्र पर आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे कि आर्थिक प्रदेश संबद्ध होता है
तथा उसमें क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन का जन्म होता है। जैसे विस्तृत कृषि प्रदेश में एक स्थल पर वस्तु निर्माण उद्योग भी विकसित होता है और साथ ही वहाँ पर परिवहन, विपणन और अन्य सेवाएं भी मिलती हैं। 8वां है प्रादेशिक कार्यात्मक अंतरक्रिया की संकल्पना। प्रादेशिक कार्यात्मक अंतरक्रिया का विकास परिवहन और व्यापार क्रांति के माध्यम से संभव हुआ है, जिसके कारण वैश्वीकरण की धारणा विकसित हुई। आज कोई भी प्रदेश एकाकी नहीं अपितु विश्व के दूसरे प्रदेशों से न केवल परिवहन और संचार से जुड़ा है, बल्कि एक दूसरे की आवश्यकता की आपूर्ति भी करते हैं, जिससे कि आर्थिक क्रियाओं का विशेषीकरण हुआ है। साथ ही आयात और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। 9वां है प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना। इसका आशय प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अधिकतम उत्पादन कर प्रदेश के आर्थिक विकास को विकसित करना है। इसके लिए समग्र विकास हेतु योजना तैयार करना है, जिससे कि आर्थिक विषमताएं कम हो। दसवां है आर्थिक विकास एवं सतत विकास की संकल्पना। वर्तमान में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास आवश्यक है और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी, और विकास ऐसा हो जिससे कि पर्यावरण में असंतुलन न हो, संतुलन बना रहे। इसीलिए आर्थिक भूगोल में सतत विकास पर बल दिया जाता है।